Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is What Books and Burial Tells Us. यानी कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. One of the oldest book in the world. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, Samved, Yajurved and Atharvaved. The oldest Ved in the Rig Veda composed about 3,500 years ago. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukt or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. Their 3 gods are specially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Som, a plant from which a special drink was prepared. देखिए, आपने शायद वेदों के विषय में सुन रखा होगा. ठीक है, 4 प्रमुख वेद हैं. ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है. इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी. ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं संकलित हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं. सूक्त से अभिप्राय क्या है? अच्छी तरह बोला गया. ठीक है, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना में लिखे गए. 3 देवता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं. कौन? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर; इंद्र, अ वॉरियर गॉड; एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड. देखिए, 3 देवता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है: इंद्र, अग्नि और सोम. ठीक है, अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक खास पेय बनाने का पौधा है. ठीक है, आगे देखेंगे इसमें. दीज हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, यानी कि ऋषिज. प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड memorize each syllable, words and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learnt by men. A few were composed by women. The Rigveda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. यानी कि वैदिक प्रार्थनाओं में इन वैदिक प्रार्थनाओं को ऋषियों ने लिखा था. प्राचीन समय में आचार्य इन्हीं विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्य में बांट करके सहस्वर पाठ कराया करते थे. ठीक है, मतलब उनको याद करवा देते थे इनको. ज़्यादातर जो सूक्त हैं उनके लेखक सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे. महिलाओं ने भी कुछ प्रार्थनाओं की रचना की थी. ऋग्वेद जिस भाषा में रचा गया था उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं. ठीक है, आप स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो यह उनसे थोड़ी भिन्न है. द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी हुई होती हैं, जबकि ऋग्वेद का केवल उच्चारण और श्रवण ही किया जाता है. ठीक है, इनकी रचना के कई हजार साल बाद इसे पहली बार लिखा गया था. इसकी छपाई का काम तो मुश्किल 200 साल पहले हुआ था. आगे देखिए, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक है, हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट in addition to material remains they examine written source as well. Let us see how they study the Rigveda. Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. This is part of one such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and 2 rivers that were worshipped as goddess. यानी कि देखिए, इतिहासकार भी पुरातत्ववेत्ताओं की जो भांति ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और वे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कई सूक्त जो हैं वार्तालाप के रूप में भी हैं. विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजा की जाने वाली व्यास और सतलुज नदियों के बीच में यह संवाद ऐसे ही एक सूक्त का भाग है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आगे देखिए, कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स. मवेशी, घोड़े और रथ. मवेशी, घोड़े और रथ इसमें पढ़ेंगे. देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pastures and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for waters and to capture peoples. देखिए, जो मवेशी हैं, घोड़े और बच्चों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएं संकलित हैं. घोड़े लड़ाई में रथ खींचते थे. इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे. ये लड़ाइयाँ वैसे ही होती थी जैसे जमीन पर
वैसे ये लड़ाइयाँ उस जमीन के लिए भी होती थी जहाँ अच्छे चारागाह स्थित हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर जो जैसी जल्दी पकने वाली फसलों को बोया जा सकता हो, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों पर अधिकार करने और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, सम ऑफ द wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajna or sacrifices in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain and in some cases animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. देखिए, जो धन युद्ध में जीता जाता था उसका कुछ भाग जो है सरदार अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दान में दिया जाता था। शेष बचा हुआ जो बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए खर्च किया जाता था और यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती थी। घी और अनाज की आहुति भी दी जाती थी, लेकिन कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे बताया कि मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, यानी कि लगभग पुरुष ही इन युद्धों में भाग लेते थे। इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन ये लोग सभाओं में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में निर्णय लेते थे और वहाँ ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। आगे देखिए, इसमें देखिए वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। There are several ways of describing peoples in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their community, and a cultural practice. Let us see some of the words used to describe peoples found in the Rigveda. There are two groups who are described in terms of their work: the priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Raja. ठीक है। These Raja were not like the one you will be learning about later. They did not have capital cities, places, or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed father as Raja. इसमें देखेंगे क्या बताया है। देखिए, इसमें देखेंगे क्या बताया गया है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं कि हमेशा से ही काम, परिवार, समुदाय, भाषा, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर लोगों को बांटा गया है। ऋग्वेद में लिखित कुछ शब्दों को देखिए जो लोगों की विशेषता बताने वाले हैं। दो समूह, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब एज टर्म्स ऑफ देयर वर्क, यानी कि दो समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। इनमें सबसे पहले पुरोहित थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये तरह तरह के यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, ठीक है। अब ये दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, यानी कि ये राजा वैसा नहीं होते थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहा करते थे, ठीक है, और न इनके पास सेना होती थी और ये कर भी नहीं वसूलते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि राजा की मृत्यु हो जाने पर उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था, ठीक है। आगे देखिए, two words were used to describe the peoples or community as a whole. One was the word jan, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya come from wish. You will learn more about this in chapter 6. Several wish or jan are mentioned by name, so we find reference to the puru jan or wish, the bharat jan or wish, the yudh jan or wish, and so on. देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए केवल दो ही शब्दों का उपयोग होता था। इनमें से एक था जन, दूसरा जिसका प्रयोग हिंदी और दूसरी भाषाओं में आज भी किया जाता है। दूसरा शब्द था विश। वैसा शब्द इसी से निकला है। इस विषय में आप 6th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में केवल विश और जनों के नाम का ही वर्णन मिलता है, इसलिए इसमें हमें पुरुजन या विश, यदुजन या विश, भरतजन या विश जैसे कई वर्णन मिलते हैं। आगे, sometimes the peoples who compose the hymns describe themselves as Aryas and called their opponents Das or Dasyus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term Das
came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in wars. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. यानी कि इन प्रार्थनाओं की जो रचना है करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास या दस्यु के नाम से भी पुकारते थे। दस्यु जो कभी यज्ञ नहीं करते थे और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। कुछ समय बाद दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। दास उन स्त्री और पुरुषों को कहा जाता जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। लोग उन्हें उनके विजेता की संपत्ति मानते थे। इनके मालिक जो काम चाहते थे उनसे करवा सकते थे। ठीक है। जिस समय क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी युग में दूसरे स्थानों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहां पर कैसा विकास हो रहा था आगे देखेंगे। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखिए, दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. These were carefully arranged by peoples and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. इन शिलाखंडों को महापाषाण नाम से जाना जाता है। ये बड़े बड़े पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लगाए हुए थे। इस प्रकार की जो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर के क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। Some important megalith sites are shown on map too. While some megalith can be seen on the surface, other megalith burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that there are burials beneath. देखिए, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। पुरातत्वविदों को अनेक स्थानों पर गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। इसके साथ ही कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ठीक है, ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। While some megaliths can be seen on the surface, while megalith burials are often underground, sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that there are burial beneath. यानी कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। पुरातत्वविदों को अनेक स्थानों पर गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं। ठीक है, इनके साथ ही कई प्रकार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। आगे देखिए, इसमें ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. जनरली द डेड वर बuried with distinctive pots which are called black and red wares. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold. यानी कि क्या बताया इसमें कि इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं भी होती हैं और इनमें मृतकों को विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाते थे। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जानते हैं। इन बर्तनों के साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और कुछ सामान तथा पत्थर, सोने के गहने भी मिले हैं। ठीक है, उनका मानना था कि इनको नेक्स्ट वर्ल्ड में जब ये जाएंगे तो इनको जरूरत हो सकती है, इसलिए वो लोग साथ दफनाते थे। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. देखिए, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shells. Other skeletons have only a few folds. These finds suggest that there was some difference in statues among the peoples who were buried. Some were rich, other poor, some chief, other followers. देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्वविदों के अनुसार कंकालों के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र में दूसरी की अपेक्षा अधिक चीजें मिलती हैं और इससे क्या पता चलता है कि देखिए, जो अमीर होते हैं उनके ज़्यादा चीज़ें उनके साथ दफनाते थे और जो गरीब होते हैं उनके साथ कम। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनकी और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्रों में केवल मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए हैं। अब ये जो मिली हुई चीज़ें हैं ना, इनका अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता के कारण भी होता है ऐसा। ठीक है, कि जो अमीर है, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है, तो उसके साथ ज़्यादा चीज़ें दफनाई गई थी। ठीक है, और गरीब है या कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी थे। ठीक है, अब आगे देखिए, were some burial spots mean for certain families.
Sometimes megalith contain more than one skeleton. These indicate that peoples, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial sites, so that peoples could return to the same place whenever they wanted to. यानी कि देखिए कहीं कहीं क्या हुआ कि महापाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल भी पाए गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ही परिवार के लोगों को शायद एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों ने पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में लाकर दफनाते थे। ठीक है, ऐसे स्थानों पर गोलाकार पत्थर चट्टानों का उपयोग पहचान के लिए किया जाता था ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। ठीक है, आगे देखिए। आ स्पेशल बरियल एट इमामगांव। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखिए। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा. इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried on the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels and probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyards of a 5-roomed house. आगे देखिए इसमें, in the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. देखिए इसमें क्या बताया कि ये स्थान भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले तक लोग रहा करते थे। इस जगह पर जो वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाते थे, उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। उन्हें घर के अंदर भी दफना दिया जाता था और खाने और पीने के बर्तन दफनाए गए शवों के पास ही रख दिए जाते थे। ठीक है, यह एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ एक घर गांव के सबसे बड़े मकानों में से एक था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया कि बस्ती के बीचों बीच बसा हुआ था और अनाज का गोदाम भी होता था। इन शवों के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखिए। ऑक्यूपेशंस एट इमामगांव। इमामगांव के लोगों के काम धंधे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिलेट, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ash, pig, sambar, spotted deers, blackbucks, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. यानी कि देखिए आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि प्रत्नतत्वविदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, बाजरा, दाल, मटर, चावल, तिल और बीज मिले। उन्हें यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली। इन हड्डियों पर मिले काटने के निशानों से प्रत्नतत्वविद अनुमान लगाते हैं कि लोग इन्हें खाते होंगे। यहाँ पर उन्हें गाय, बकरी, बैल, भैंस, गधा, भेड़, चितकबरा, हिरण, सुअर, सांबर, कुत्ता, नेवला, कृष्ण मृग, चिड़िया, खरड़ा, केकड़ा, घड़ियाल, कछुआ और मछली की हड्डियां भी मिली। ठीक है, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि उस समय बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरे फल भी इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।